दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक और शानदार क्लास में। जैसा गौरव सर बोलते हैं दोस्तों, हौसलों ने मंजिल से कहा कि तू कर ले अपने मन की। हौसलों ने मंजिल से कहा तू कर ले अपने मन की, मौका अपना भी आएगा। हम क्या चीज़ हैं ये तुझे एक वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों आज के धमाकेदार सेशन की स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। जैसा मैंने आप सबके लिए क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर दिए दोस्तों, सबसे बढ़िया यहाँ पे बात यह है कि आप सबके लिए प्रीवियस जो CHO के क्वेश्चन है वो कराए जा रहे हैं, ठीक है। और आज क्लास कौन सी हो रही है आप सबकी? आज आपकी क्लास 20वीं क्लास हो रही है दोस्तों। अगर आपने पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखें और अपने क्वेश्चनों को अच्छे से क्लियर करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा और जो क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों उन क्वेश्चनों को ही दोबारा बताया जाएगा। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप देख सकते हो, पहले आप अपना आंसर देंगे, उसके बाद में ही दोस्तों आपको क्वेश्चन को समझना है और आंसर देखना है। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन का आंसर अपनी समझ से देंगे, उसके बाद में आपको जो है इसका आंसर देखना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी में निम्न में से कौन सी एक ऐसी ड्रग है जो कॉन्ट्राइंडिकेट है, यानी कि बिल्कुल भी नहीं देते हैं। तो आपके लिए अलग अलग ऑप्शन है यहाँ पे, मेथिल्डोपा, क्लोनिडाइन, एम्लोडापाइन और एनालप्रिल। तो दोस्तों प्रेगनेंसी में कौन कौन सी ड्रग नहीं देते हैं? एक तो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बता ही रखा था, स्ट्रेप्टोमाइसिन या ट्यूबरक्लोसिस जो ड्रग होती है वो टीबी में नहीं देते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अब इन ड्रग में से कौन सी एक ऐसी ड्रग है जिसको हम नहीं देते हैं? दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो प्रेगनेंसी में ड्रग नहीं देते हैं। देखिए प्रेगनेंसी में कौन कौन सी ड्रग नहीं देते। प्रेगनेंसी में दोस्तों ACE इनहिबिटर ड्रग नहीं देते हैं, ठीक है। कौन सी नहीं देते हैं? ACE इनहिबिटर, ठीक है। ACE इनहिबिटर ड्रग नहीं देते हैं। अब ACE इनहिबिटर ड्रग क्या होती हैं दोस्तों? तो इन ACE इनहिबिटर जो ड्रग होती हैं दोस्तों, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग, यानी कि एंजियोटेंसिन जो एंजाइम को जो कन्वर्ट करती हैं उनको रोकने के लिए जो ड्रग यूज़ में लिए जाती हैं उन्हीं को दोस्तों जो है ACE इनहिबिटर बोला जाता है। अब कौन कौन से इसमें एग्जांपल मैं आपको बताऊं ACE इनहिबिटर के, तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी ड्रग हैं जो आपको ACE इनहिबिटर में देखने को मिलेंगी। जैसे मैं आपको बताऊं, बेनाजिपाइन, लोटेंसिल जिसको हम ब्रांड नेम से जानते हैं, ठीक है, कैप्टोप्रिल, एनालप्रिल, ठीक है, और एनालाप्रिल। उसके बाद में ऐसी जिनके लास्ट में प्रिल लगाया हो दोस्तों वो ACE इनहिबिटर होती हैं। क्या लगा रहता है लास्ट में? प्रिल। दोस्तों इन चीज़ों को आप याद रखिएगा, प्रिल। जिन भी ड्रग के एंड में प्रिल लगा रहता है उनको हम क्या बोलते हैं? जो है ACE इनहिबिटर ड्रग बोलते हैं। अब देखिए इसमें कौन से ऑप्शंस में लास्ट में प्रिल है, तो दोस्तों एनालप्रिल, एनालप्रिल है, कैप्टोप्रिल है, उसके बाद में आपका जो है फोसिनोफिल है, मोनोप्रिल है, लेसिनोप्रिल है। इस तरीके के बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनमें प्रिल मिलेगी। तो दोस्तों जितने भी मेडिसिन के लास्ट में प्रिल है वो ACE इनहिबिटर की ड्रग हैं और वो सभी प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं। प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेट क्यों है दोस्तों? ये प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेट इसीलिए है क्योंकि ये कॉज करती हैं IUGR, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, यानी कि बच्चे की ग्रोथ को नहीं होने देती हैं, ठीक है, बच्चे की ग्रोथ को रोक देते हैं। ये कहाँ पर? इंट्रा यूटेराइन में ही, ठीक है, यूटेराइन में ही बच्चे की ग्रोथ को रोक देती हैं, उसका डेवलपमेंट नहीं होता है। तो इसलिए इनको जो है प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी कॉन्ट्राइंडिकेट रखते हैं, ठीक है। दोस्तों समझ आ गया होगा। मीथिल डोपा नहीं होती है, क्लोनिडाइन नहीं होती है, एम्लोडापाइन आप सबको पता है, बीपीएम देते हैं 5 mg 10 mg, ठीक है। और एनालप्रिल आप सबको पता है ACE इनहिबिटर है, इसको प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं देते हैं क्योंकि ये क्या करती है? IUGR का कॉज करती है। IUGR इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, IUGR, ठीक है, याद रखिएगा, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी तरीके से। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम में आता है। दोस्तों कंटिन्यूस वीडियो देखिएगा और अच्छे से विश्वास करके, ट्रस्ट करके जो है अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाइए। अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा तो आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है दोस्तों
तो आप कुछ भी नहीं हो। ठीक है, सबसे पहले आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाइए कि हमको जो है ये एग्ज़ाम क्रैक करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो। बस आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो आपके सामने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हाईएस्ट एनर्जी यील्डिंग फूड ग्रुप इज। सबसे ज़्यादा एनर्जी जो देता है यहाँ पे कौन सा न्यूट्रिएंट्स है, फूड्स है, कौन सा फूड ग्रुप है। ठीक है, हाईएस्ट एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, शुगर, प्रोटीन। तो दोस्तों क्या है इसका आंसर, सबसे पहले जो है आपका अपने आप जवाब देंगे, उसके बाद में क्वेश्चन की जो है लैंग्वेज को देखेंगे, समझेंगे क्वेश्चन को। पहले आप वीडियो को पॉज करके इसका जवाब देंगे, उसके बाद में जो है आप सबको आंसर, पहले आंसर देना, उसके बाद में समझना है। ठीक है, तो जैसा आपने देखा होगा, बताया होगा, सही किया होगा इस आंसर को, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो फैट होगा। क्योंकि फैट जो होता है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है। कितना देता है, 1 ग्राम फैट। ठीक है, कितना एनर्जी देता है प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, प्यारे स्टूडेंट्सों, कितनी एनर्जी देता है दोस्तों, ये देता है 1 ग्राम फैट 9 किलो कैलोरी। कितनी देता है, 9 किलो कैलोरी। ठीक है, याद रखिएगा, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसी प्रकार से अगर CHO यानी कि कार्बोहाइड्रेट की बात करें, ये कितनी एनर्जी देता है, ये 4 किलो कैलोरी देता है। ठीक है, कितनी देता है, 4 किलो कैलोरी। फैट 9 किलो कैलोरी, CHO यानी कि कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी, और प्रोटीन कितनी देता है स्टूडेंट्स, प्रोटीन कितनी देता है, ये भी 4 किलो कैलोरी देता है। ठीक है, तो ये हो गई बात किसकी, न्यूट्रिएंट्स की, जो कितनी कितनी एनर्जी देते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे एक पूछा जाता है कि इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, आंसर बताएंगे दोस्तों। इंस्टेंट इंस्टेंट सोर्स इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी वो किससे मिलती है हमें, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी मिलती है दोस्तों CHO यानी कि कार्बोहाइड्रेट से। दोस्तों जितना जैसे आपको तुरंत ही एनर्जी चाहिए तो आप कार्बोहाइड्रेट्स लीजिए, ग्लूकोज यानी कि आप जो है मीठा कुछ खाइए तो आपको तुरंत उसकी एनर्जी मिलेगी। इसी को क्या बोलते हैं, इंस्टेंट सोर्स, जो है तुरंत ही यूटिलाइज होती है और तुरंत ही आपको जो एनर्जी मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फैट्स के बारे में जो सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बता दिया, फैट्स के बारे में, शुगर के बारे में, और प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स क्या होती हैं दोस्तों, प्रोटीन्स हमारी बॉडी में जो है हमारे जो है टिश्यू डेवलपमेंट का काम करते हैं, ये बॉडी बिल्डिंग इनको जो है बोला जाता है। शुगर आप सबको पता है, फैट जो है फैट बॉडी में ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फैट नुकसानदायक होता है दोस्तों। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आपको पता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं दोस्तों। जो चीज़ आपको समझ नहीं आती है उसको आप कमेंट करके पूछेंगे। दूसरी बात, आपके लिए दोस्तों क्लास मैंने स्टार्ट कर दी है, लेकिन अभी लाइव क्लास नहीं है। ये लाइव क्लास इसीलिए नहीं है कि एक टाइम फिक्स नहीं है, जैसे ही स्टूडेंट्स जुड़ेंगे धीरे धीरे तो उनके लिए एक लाइव क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी दोस्तों। जैसा आपका प्यार मिलेगा उसी अकॉर्डिंग आप सबके लिए सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, डायग्नोसिस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस इज वाई यूजिंग। डायग्नोसिस कैसे करेंगे माइस्थेनिया ग्रेविस को। दोस्तों सबसे पहले आप बताएंगे माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। माइस्थेनिया ग्रेविस दोस्तों, माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में आपको डिटेल में यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है, पहले तो अगर इसके बारे में बात करें प्यारे स्टूडेंट्स, माइस्थेनिया ग्रेविस ये एक न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर होता है। जैसा आप देख पा रहे हैं इसमें मायो का मतलब होता है, जिस भी टर्म में वर्ड में मायो आ जाए तो दोस्तों वो मसल्स से रिगार्डिंग है। एस्थेनिया मतलब कमज़ोर। ठीक है, मसल्स कमज़ोर हो जाती है, वीकनेस हो जाती है इसमें। ठीक है, जैसे हमारे शरीर की मांसपेशियों में इस तरह की कमजोरी आ जाती है कि उन्हें हिल पाना डुला पाना भी मुश्किल हो जाता है, यानी कि बॉडी फिर जो मसल्स हैं वो मूवमेंट नहीं करती हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस जो है कहलाता है। ठीक है, माइस्थेनिया ग्रेविस मसल्स की वीकनेस हो जाती है बहुत ज़्यादा। इसका जो फर्स्ट साइन होता है क्वेश्चन में पूछा जाता है वो आईलिड का ड्रॉप हो जाना, यानी कि जो आईलिड होती है दोस्तों इसको टोसिस के नाम से जाना जाता है। टोसिस, PTOSIS, पटोसिस बोलते हैं, लेकिन इसको सही नाम क्या है इसका, टोसिस। इससे आपको याद रखना है, ये माइस्थेनिया ग्रेविस का फर्स्ट साइन होता है। अगर किसी को माइस्थेनिया ग्रेविस होगा तो उसका फर्स्ट साइन क्या देखने को मिलेगा, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड। ड्रूपिंग ऑफ आईलिड का मतलब क्या होता है, टोसिस। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, टोसिस। इसको आप याद रखिएगा, माइस्थेनिया ग्रेविस से रिगार्डिंग है।
अब इसका करेक्ट आंसर क्या है, पहले वीडियो पॉज करेंगे और उसका जवाब देंगे दोस्तों, जो भी वीडियो देख रहे हैं इसका जवाब देंगे। यानी कि डायग्नोसिस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस इज यूजिंग, डायग्नोसिस करेंगे माइस्थेनिया ग्रेविस को कौन सी मेडिसिन के द्वारा, एंडोफोनियम एंड्रोफोनियम, नियोस्टिग्माइन, सक्सिनकोलिन, इसको शॉर्ट में SCH भी बोलते हैं, और एट्रोपिन, कौन सी ऐसी ड्रग देंगे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शंस ए। क्या होगा, ऑप्शंस ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए किस तरीके से ये क्या काम करती है, मैं आपको सारी जानकारी इसके रिगार्डिंग बता देता हूँ। अब यहाँ पे अगर बात करें माइस्थेनिया ग्रेविस, माइस्थेनिया ग्रेविस होती है और एक होता है क्या, कोलिनेर्जिस क्राइसिस। कोलिनेर्जिक क्राइसिस और माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या क्या संबंध होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए एंडोफोनियम या इसको बोल सकते हैं टेंसिलोन टेस्ट, ठीक है, टेंसिलोन टेस्ट, टेंसिलोन टेस्ट या एंडोफोनियम। टेंसिलोन टेस्ट में ही दोस्तों एंड्रोफोनियम देते हैं, ठीक है। गिव सिंगल डोज, एक सिंगल डोज देते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, चेक करते हैं इफ़, अगर हमने एंड्रोफोनियम ड्रग दी है और मसल्स को चेक करते हैं, अगर मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, ठीक है, इफ़ मसल्स रिलीफ हो जाती हैं, रिलीफ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जैसे ही हमने ये मेडिसिन दी है और मसल्स में जो है मसल्स काम करने लग गई हैं, रिलीफ जो है देखने को मिला है मसल्स में, तो इसका मतलब क्या है, माइस्थेनिया ग्रेविस पॉजिटिव है। अगर जिस तरीके से हमने एंडोफोनियम दिया है और सिम्टम्स और ज़्यादा बढ़ गए, ठीक है, और ज़्यादा बढ़ गए, तो इसका मतलब क्या है, ये कोलिनेर्जिक क्राइसिस है, ठीक है, कोलिनेर्जिक क्राइसिस है। अब देखिए कोलिनेर्जिक क्राइसिस और इसमें क्या है ना, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस को चेक करने के लिए हम एंड्रोफोनियम देते हैं, एंड्रोफोनियम से पता लगाते हैं कि जैसे ही एंड्रोफोनियम देंगे, ये जो है मसल्स की, जो मसल्स हैं उनको रिलीफ करता है, ठीक है, क्या करता है, रिलीफ करता है, और उससे हमें पता लग जाता है कि माइस्थेनिया ग्रेविस है, क्योंकि एकदम से मसल्स में जो चेंज आएगा वो इस ड्रग की वजह से ही आएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्यारे स्टूडेंट्स, क्या होगा, इसका आंसर होगा एंड्रोफोनियम। बस आप इतना याद रखिए, जो भी डिटेल में बात है दोस्तों, पहले जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको आप याद रखिएगा। डिटेल में ज़्यादा हम नहीं जाएंगे, डिटेल में क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं आप सबके लिए वो चीज़ें कराऊंगा वो बस आपके माइंड में सेट हो जाए, आपको याद हो जाए। ज़्यादा कुछ बताने से ऐसा नहीं है दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें बता देंगे लेकिन आपको याद नहीं रहेगा। मैं आपके लिए अभी जो नॉर्मल CHO के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लेवल के अकॉर्डिंग ही आपको बता रहा हूँ। ज़्यादा कुछ बताऊँगा दोस्तों तो वो जो है एक्स्ट्रा हो जाएगा और एग्ज़ाम में भी नहीं आएगा। जो एग्ज़ाम में आने के चांस रहेंगे, जैसे जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, डायग्नोसिस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस, तो माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है। दूसरी बात, इसका फर्स्ट क्लिनिकल जो मैनिफेस्टेशन होता है वो क्या होता है, जो क्वेश्चन में हर बार पूछा जाता है। दूसरी बात, जो इसकी डायग्नोसिस के लिए कौन सी ड्रग यूज़ में लेते हैं, और इससे रिगार्डिंग ऐसे ही तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेफरेंस प्रोटीन इज, जी हाँ फ्रेंड्स, रेफरेंस प्रोटीन इज, इसका करेक्ट आंसर बताइए वीडियो को पॉज करके, उसके बाद में आप जो है समझिए किस क्या इसका जो है आंसर होगा। माइस्थेनिया द रेफरेंस प्रोटीन इज, प्रोटीन के बारे में मैंने आपको बताया, रेफरेंस का मतलब होता है, क्या होता है रेफरेंस का मतलब, जो है पहले प्रोटीन दी जाती है, ठीक है, रेफरेंस प्रोटीन, सबसे ज़्यादा प्रोटीन, रेफरेंस मतलब सबसे ज़्यादा कंजप्शन, जो कंज्यूम जो प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है, रेफरेंस प्रोटीन का मतलब ये है सबसे ज़्यादा कंजप्शन प्रोटीन। जैसे आपके लिए यहाँ पे एग्जांपल है एग, मिल्क, मीट, फिश, तो इनमें सबसे ज़्यादा कंजप्शन जो होने वाली प्रोटीन है वो कौन सी है, सबसे ज़्यादा कंजप्शन होने वाली प्रोटीन है दोस्तों एग। क्या है, एग। इसकी जो NP जो प्रोटीन होती है दोस्तों, उसकी क्या रेट देखी जाती है, NPU, नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन। नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन सबसे ज़्यादा किसकी होती है, ये दोस्तों एग की होती है। किसकी होती है, एग की। कितनी होती है, क्वेश्चन आया हुआ है ये, 96, कितनी होती है, 96%। उसी के साथ में अगर काव मिल्क की बात की जाए, काव मिल्क की कितनी होती है, 81, कितनी होती है, 81%।
अगर बात की जाए काउ मिल्क की पता लग गया और एग की पता लग गया, इसमें ऑप्शंस अलग अलग है, मीट की है और फिश की है, तो इसका आंसर तो दोस्तों एग होगा, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, एग होगा। मिल्क की कितनी होती है, 81 होती है, और जो है आपके एग की होती है 96, ठीक है। उसके बाद में जो एग, मिल्क, मीट, ये सब क्या है, बायोलॉजिकल जो है प्रोडक्ट हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हैं। कहाँ पाए जाते हैं ये, एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है, जिनमें एसेंशियल अमीनो एसिड पाए जाते हैं। जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं दोस्तों, उनमें एसेंशियल अमीनो एसिड पाए जाते हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड के बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें बता रखी हैं, और एक वीडियो दूसरी में भी आपको जैसे ही क्वेश्चन आएगा उसके रिगार्ड ऐसे ही तरीके से हम आपको बता देंगे। और बायोलॉजिकल प्रोटीन, बायोलॉजिकल पार्शियल इनकम्प्लीट जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे बायोलॉजिकल पार्शियल इनकम्प्लीट किसका होता है, सोयाबीन का होता है। याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। ये पल्स होती है दोस्तों, एक दाल होती है जिसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मॉर्फिन इज कॉन्ट्राइंडिकेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, मॉर्फिन कौन सी एक कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेट होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आप जवाब देंगे, किस कंडीशन में मॉर्फिन कॉन्ट्राइंडिकेट होता है। तो दोस्तों मॉर्फिन जो कॉन्ट्राइंडिकेट होता है वो आपका किस में होता है, ब्रोंकियल अस्थमा में होता है। किस में होता है, ब्रोंकियल अस्थमा में होता है। क्या करता है ये दोस्तों, अगर बात की जाए मॉर्फिन की, तो मॉर्फिन हमेशा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का काम करता है। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है इसको डिप्रेस करता है, और हमारी जो रेस्पिरेटरी रेट है उसको बंद कर देता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, जो है कॉन्ट्राइंडिकेट रखा जाता है। किस में रखा जाता है, मॉर्फिन को कॉन्ट्राइंडिकेट रखा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ब्रोंकियल अस्थमा वैसे ही प्रॉब्लम है, और मॉर्फिन वैसे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है, और ये दोबारा से उसको जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिप्रेस करता है। इसलिए मॉर्फिन कॉन्ट्राइंडिकेट रहता है किसमें, ब्रोंकियल अस्थमा में। एंजिना में नहीं होता, एपेंडिसाइटिस में नहीं होता, माइक्रोनियल इंफ्राक्शन में देते हैं मॉर्फिन सल्फेट, ठीक है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतने ही सारे क्वेश्चन रहेंगे आप सबके, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे दोस्तों। तो आप लोगों से मेरा यही कहना है कि आप जो भी क्लास ले रहे हैं, किताब कॉपी साथ में, कॉपी और पेन लेंगे। जो भी टर्म्स ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आता है, काफ़ी स्टूडेंट्स बहुत पुराने हैं वो अच्छे से देख रहे होंगे, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं वो विशेष कर देखें, क्योंकि उनके लिए बहुत शानदार क्लास हैं दोस्तों। ऐसी क्लास आपको हर एक यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और आप अच्छे से जो है एक स्टडी कीजिए, और अब की बार जो है आपका UPCHO का दोस्तों एग्ज़ाम क्लियर जो है होगा, ठीक है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस रखना है। कॉन्फिडेंस किस तरीके से रखना है आपको, वो कहते हैं ना मित्रों, यदि मंजिल ना मिले तो रास्ते बदलो। क्या, यदि मंजिल ना मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्ती बदलते हैं, जड़ें नहीं। इसलिए दोस्तों अपना जो आपको कुछ भी करना है, आप मंजिल को ना बदलें, अपने तरीक़ों को बदलें। जो आपको नर्सिंग ऑफिसर बनना है तो बनना है, ऐसे नहीं आप PR यादव पढ़ रहे हैं तो PR यादव, अगर PR यादव से कुछ नहीं हो रहा तो दूसरी बुक लें, दूसरा तरीका अपनाएं। अगर आप दिन में नहीं पढ़ रहे हैं तो रात में पढ़िए, यानी कि अपना तरीका अपनाइए। ऐसा नहीं कि नर्सिंग ऑफिसर बनना ही नहीं है, अपनी जो मंजिल को कभी मत छोड़िए, अपने रास्ते अपनाइए, अच्छे रास्ते अपनाइए जिनसे आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएँ, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों यही उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही शानदार सेशन लगा होगा, और नेक्स्ट सेशन में आपके लिए इसी तरीके से शानदार तरीके से दोस्तों क्वेश्चन बताए जाएंगे। दोस्तों आप अगर अपना प्यार रखेंगे तो आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन शानदार कंटेंट हम लेके आएंगे। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, आप सबके लिए जय हिंद, जय भारत।